हम अंबेडकर के विचारों से शुरू करके आज के आर्थिक अपराधों तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि इन सब में एक आम कहानी क्या है। चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचारों से। प्रोफेसर वैलेरियन रॉड्रिग्स की किताब पर आधारित एक लेख में एक बहुत ही मजेदार बात कही गई है। वो कहते हैं कि हम अक्सर अंबेडकर को सिर्फ एक राजनीतिक नेता या दलितों के मसीहा के तौर पर देखते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक दार्शनिक थे जिनके विचार सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के हाशिए पर पड़े लोगों के लिए मायने रखते हैं। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। अंबेडकर के लिए राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ झंडा फहराना या किसी एक भूभाग से जुड़ा होना नहीं था। नहीं, उनके लिए राष्ट्रवाद का असली मतलब था न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नैतिक मूल्य। हाँ, नैतिक मूल्य। उनका मानना था कि अगर इन मूल्यों के बिना राष्ट्रवाद को अपनाया गया तो वो सिर्फ बहुसंख्यकवाद बनकर रह जाएगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब, कि जो तादाद में ज्यादा है उन्हीं की बात सच मानी जाएगी, खासकर जब प्रतिनिधित्व का सवाल हो। सही। वो जानते थे कि सिर्फ एक व्यक्ति एक वोट कह देना काफी नहीं है जब समाज जातियों में इतना गहरा बटा हुआ हो। और इसी को लेकर उनका अनुभव बहुत कड़वा रहा है ना। बहुत। लेख में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का जिक्र है जहां उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर एक आम यानी जॉइंट इलेक्टोरेट हुआ तो उसे जाति हिंदू, जैसा कि वो कहते थे, डिटूरने कर लेंगे। डिटूरने, ये एक फ्रेंच शब्द है। हाँ, इसका मतलब है किसी चीज को उसके असली मकसद से भटकाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेना। अच्छा। उनका डर था कि जाति हिंदू बहुल सीटों पर वो अपनी पसंद के दलित उम्मीदवार को जिताएंगे जो असल में दलितों की नहीं बल्कि उनकी आवाज बोलेगा। लेकिन उन्हें मिला नहीं। उन्हें गांधी जी के विरोध के चलते पूना पैक्ट पर दस्तखत करने पड़े। सही। और उन्हें संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षण की व्यवस्था माननी पड़ी। और उनका डर वो कुछ ही सालों में सच भी साबित हो गया। 1937 के चुनावों में। हाँ, 1937 के चुनावों में आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। कांग्रेस ने इसे अपनी अखिल भारतीय अपील का सबूत बताया। लेकिन अंबेडकर के लिए ये उस सिस्टम की हार थी जिसे वो बनाना चाहते थे। उनके लिए एक तरह से धांधली थी। बिल्कुल। उन्होंने इसे एक ऐसी व्यवस्था का प्रदर्शन माना जो दलितों के असली प्रतिनिधित्व के खिलाफ पहले से ही धांधली से भरी हुई थी। ये सोचना भी कितना निराशाजनक है। तो अंबेडकर एक ऐसी व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे जो हर किसी को न्याय दे। हाँ। लेकिन क्या हमारे आज के कानून उस आदर्श पर खरे उतर रहे हैं? एक रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी बताती है और ये कहानी कुष्ठ रोग से जुड़ी है। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। एक लेख के मुताबिक भारत में आज भी केंद्र और राज्य स्तर पर 97 कानून ऐसे हैं जो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के साथ सीधे सीधे भेदभाव करते हैं। 97। जब हम सब जानते हैं कि लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग पूरी तरह से इलाज के काबिल है। बिल्कुल, मल्टी ड्रग थेरेपी से इसका पूरा इलाज संभव है और इलाज शुरू होने के बाद ये संक्रामक भी नहीं रहता। लेकिन हमारे कानून अब भी सदियों पुरानी सोच में अटके हुए हैं। और इन कानूनों का असर क्या होता है? इनकी वजह से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, चुनाव लड़ने, यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने जैसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित किया जा सकता है। क्या बस में बैठने से मना कर सकते हैं? हाँ, सोचिए किसी को बस में बैठने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाए क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज हो चुका है। ये सरासर अन्याय है। तो मतलब विज्ञान कहीं और पहुंच चुका है और हमारा कानून कहीं और अटका है। इसे बदलने की कोई कोशिश हो रही है? कोशिशें हो रही हैं, पर बहुत धीमी रफ्तार से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं सालों से इन कानूनों को हटाने की सिफारिश कर रही हैं। अच्छा। उन्होंने यहां तक कहा है कि आधार नामांकन के लिए आइरिस स्कैन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि कुष्ठ रोग अक्सर उंगलियों के निशान को प्रभावित करता है। तो एक तरफ सिस्टम में सुधार की बात तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक और लेख हमें एक अलग ही तस्वीर दिखाता है जहां हमारा सिस्टम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाता दिख रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले की बात कर रहे हैं जहां उन्होंने पर्यावरण से जुड़े एक मामले में अपना ही पुराना फैसला पलट दिया। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। मामला रेट्रोस्पेक्टिव या पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़ा है। ठीक है। भारत के पर्यावरण कानून साफ कहते हैं कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट जैसे कोई फैक्ट्री, बांध या हाईवे को शुरू करने से पहले सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी। एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी ईसी। हाँ, ईसी।
इसका मकसद ये देखना है कि प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा और उसे कैसे कम किया जा सकता है। ये तो सीधा साधा नियम लगता है, पहले इजाजत लो फिर काम शुरू करो। इसमें क्या पेच है? पेच ये है कि हजारों प्रोजेक्ट बिना मंजूरी के ही शुरू हो गए या पूरे भी हो गए। अच्छा। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार 2017 और 2021 में कुछ अधिसूचनाएं लेकर आई, जिससे इन गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स को पोस्ट फैक्टो यानी काम होने के बाद मंजूरी दी जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे अवैध ठहराया था। बिल्कुल, पूरी तरह से अवैध। लेकिन अब कोर्ट ने अपना मन क्यों बदल दिया? कोर्ट का नया तर्क ये है कि अगर हम इन प्रोजेक्ट्स को बाद में मंजूरी देने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं तो हमें उन प्रोजेक्ट्स को रोकना या तोड़ना पड़ सकता है जो बन चुके हैं और चल रहे हैं। और उससे जनता का पैसा बर्बाद होगा। हाँ, और लोगों को असुविधा होगी। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जो काम गैर कानूनी था वही काम अब इसलिए कानूनी हो गया क्योंकि वो हो चुका है। सही पकड़ा आपने। ये तो ऐसा हुआ कि कोई बिना टिकट ट्रेन में सफर करे और पकड़े जाने पर कहे कि अब तो मैं आधे रास्ते आ ही गई हूँ, तो टिकट की क्या जरूरत है? आपने बिल्कुल सही समझा। लेखक इसे सर्कुलर लॉजिक कहता है, यानी अवैध कार्य खुद ही उस अवैध कार्य को सही ठहराने का कारण बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे एहतियाती सिद्धांत बहुत कमजोर होता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। पर्यावरण कानून की आत्मा है ना? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमें नुकसान होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि नुकसान की आशंका होते ही उसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह फैसला इसका ठीक उल्टा करता है। ये कहता है कि पहले नुकसान कर लो, फिर हम देखेंगे कि उसे कैसे नियमित किया जाए। तो एक तरफ हमारे कानून विज्ञान से पीछे चल रहे हैं और दूसरी तरफ अदालतें भी पर्यावरण की सुरक्षा से पीछे हट रही हैं। इस सब का असल दुनिया में क्या नतीजा होता है? शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आधुनिक शहरों में दिखता है। सही बात है। हम अक्सर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को वर्ल्ड क्लास शहर कहते हैं, लेकिन एक लेख सवाल उठाता है कि क्या ये शहर सच में उतने मजबूत हैं जितना दिखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। जब हम शहरों की लिवेबिलिटी या समृद्धि की बात करते हैं तो अक्सर वैश्विक सूचकांकों का हवाला देते हैं। हाँ, वो रैंकिंग्स आती रहती हैं। हाँ, और ये इंडेक्स देखते हैं कि शहर में कितने अस्पताल हैं, कितने पार्क हैं, मेट्रो लाइनें कैसी हैं, लेकिन वो ये नहीं मापते कि क्या शहर का ड्रेनेज सिस्टम 21वीं सदी की मूसलाधार बारिश को झेल सकता है। और इसका नतीजा हम हर साल देखते हैं। जरा सी ज्यादा बारिश होती है और शहर नदियां बन जाते हैं। बिल्कुल। और लेख यही कहता है कि समस्या हमारी सोच में है। हम हमेशा दिखने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं, चमकते हुए एयरपोर्ट, खूबसूरत रिवर फ्रंट, ऊंची ऊंची इमारतें। इनमें निवेश करना आसान होता है क्योंकि ये विकास का प्रतीक लगती हैं। सही कहा। लेकिन एक शहर की असली ताकत उसकी अदृश्य बुनियाद में होती है। जमीन के नीचे की सीवर लाइनें, पानी की निकासी की व्यवस्था और बिल्डिंग कोड का सख्ती से पालन। इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता। तो मतलब हम जिसे वर्ल्ड क्लास शहर समझकर खुश हो रहे हैं, वो असल में एक खूबसूरत कांच का घर है जो पहली भारी बारिश में ही ढह सकता है। आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? गरीबों पर। बिल्कुल। जब बाढ़ आती है तो अमीर लोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बीमा और दूसरी जगहों पर जाने के विकल्प के कारण खुद को बचा लेते हैं। लेकिन निचले इलाकों में बनी बस्तियों में रहने वाले गरीब, वो सबसे पहले और सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, भले ही वो एक आधुनिक शहर में रह रहे हों। ये एक तरह का छिपा हुआ जोखिम है जो हमारी तरक्की की चकाचौंध के नीचे दबा हुआ है। आपने छिपे हुए जोखिम की बात की और ये बिल्कुल सही है। मुझे एक और ऐसे ही छिपे हुए जोखिम की याद आ रही है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। हम सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल की बात करते हैं, इसे भविष्य का रास्ता मानते हैं, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि इन्हें बनाने वाला लिथियम, कोबाल्ट और निकल आता कहाँ से है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल है। एक लेख के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का लगभग सारा लिथियम, निकल और कोबाल्ट आयात करता है। पूरी तरह से आयात? लगभग पूरी तरह से। लेकिन समस्या सिर्फ खनन की नहीं है। असली खेल है रिफाइनिंग का, यानी अयस्क को निकालकर उसे बैटरी बनाने लायक शुद्ध धातु में बदलने की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया पर चीन का एकाधिकार है ना? लगभग एकाधिकार। दुनिया का 90% से ज्यादा रिफाइंड लिथियम चीन से आता है। 90%? मतलब हमारी ग्रीन एनर्जी की पूरी महत्वाकांक्षा एक ही देश पर निर्भर है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ये एक वैश्विक चोक पॉइंट है और चीन इस ताकत का इस्तेमाल करने लगा है। हाल ही में उसने इन खनिजों से जुड़ी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? सिर्फ देश में खदानें खोजना काफी नहीं है। जब तक हम अपनी खुद की रिफाइनिंग क्षमता विकसित नहीं करते, तब तक हमारी ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन हमेशा दूसरों के रहमो करम पर रहेगी। ये एक और अदृश्य बुनियाद है जिसे मजबूत करने की जरूरत है।
हमने अब तक सिस्टम की उन दरारों की बात की है जो अदृश्य है या जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन अब उस स्थिति पर आते हैं जहां सिस्टम पूरी तरह से विफल हो जाता है। हाँ, जब लोग व्यवस्था को धोखा देकर हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश से ही भाग जाते हैं। हमारे पास भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कुछ आंकड़े हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं। आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 9 भगोड़े आर्थिक अपराधी भारतीय बैंकों का मूलधन और ब्याज मिलाकर 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया रखते हैं। 1 मिनट, 58,000 करोड़? ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। और सिर्फ 9 लोग? हाँ, सिर्फ 9। ये कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा होगा। और अब तक वसूली कितनी हुई है? तमाम कोशिशों के बाद बैंक इसमें से केवल 19,000 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाए हैं, यानी लगभग 1/3। बाकी पैसा अभी भी फंसा हुआ है। और इस लिस्ट में सबसे बड़े नाम कौन है? जाहिर है विजय माल्या का नाम तो होगा ही। बिल्कुल। इस सूची में सबसे ऊपर विजय माल्या हैं, जिन पर लगभग 27,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। आधी रकम तो उन्हीं पे है। हाँ, उनके अलावा संदेसरा परिवार और नीरव मोदी बड़े नाम हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि माल्या के मामले में वसूली दर सबसे अच्छी रही है, लगभग 56%। अच्छा, वो कैसे? इसका श्रेय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्शियम की लगातार कानूनी लड़ाई को जाता है, जिन्होंने ब्रिटेन में उनकी संपत्ति जब्त करवाई। लेकिन नीरव मोदी के मामले में क्या हुआ? उनका केस भी तो काफी बड़ा था। हाँ, लेकिन नीरव मोदी के मामले में वसूली दर सिर्फ 7% है। सिर्फ 7%? जी, ये दिखाता है कि हर केस अलग होता है और एक बार अपराधी देश छोड़ देता है तो पैसा वापस लाना कितना मुश्किल और लंबा काम है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये सिस्टम में लोगों के भरोसे का भी नुकसान है ना? बिल्कुल। जब आम आदमी लोन लेने जाता है तो उसे 100 तरह के कागजात देने पड़ते हैं, और यहाँ हजारों करोड़ लेकर लोग आसानी से निकल जाते हैं। तो आज की पूरी चर्चा को अगर हम जोड़कर देखें तो एक अजीब सी तस्वीर उभरती है। हमने अंबेडकर के न्यायपूर्ण राज्य के नैतिक दृष्टिकोण से शुरुआत की, फिर उन कानूनों को देखा जो विज्ञान से पीछे रह गए हैं, फिर उन अदालती फैसलों पर बात की जो पर्यावरण की सुरक्षा को कमजोर करते हैं, और फिर उन शहरों को देखा जो दिखने में आधुनिक लेकिन असल में नाजुक हैं, और आखिर में उस वित्तीय प्रणाली पर नजर डाली जहां से हजारों करोड़ का कर्ज वसूला नहीं जा सका है।